तो लिंक के कलर हम लोगों ने डिस्कस किया था, और हमने ये भी डिस्कस किया था इसमें कि आपका लिंक जब भी आप कलर करते हैं तो आपको सीक्वेंस का ध्यान रखना है। लिंक टॉप में होगा, देन आप विजिटेड डिफाइन करेंगे, देन होवर, देन एक्टिव। सो होवर मस्ट कम आफ्टर लिंक और एक्टिव मस्ट कम आफ्टर होवर। सो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है कि एक्टिव को होवर के बाद में डिफाइन करना है, और लिंक को आपने बिफोर विजिटेड या विजिटेड को आफ्टर लिंक आपने डिफाइन करना है। अगर ये सीक्वेंस आप ब्रेक करोगे तो आपका लिंक के जो कलर होंगे वो सही से इफेक्टिव नहीं होंगे। जैसे भी कि हमारा कलर है रेड, सो आप यहाँ देखें कि रेड कलर हमने कहाँ डिफाइन किया हुआ है, लिंक स्टेज पर। अगर आप इसको क्लिक करेंगे तो कलर आपका डिफरेंट हो जाएगा। माउस ओवर, कलर हमने पिंक डिफाइन किया हुआ है यहाँ पर, और क्लिक पर हमारा कलर डिफरेंट है, रिलीज करने पर हमारा कलर डिफरेंट होगा इसका। तो आप देख सकते हैं ग्रीन कलर। नेक्स्ट है हमारा कि अगर हमें अपना सूडो क्लास HTML के साथ ब्लेंड करना हो, ये तो हो गया डायरेक्ट एलिमेंट ए टैग और उसके साथ उसकी स्टेज डिफरेंट। अभी इस एग्जांपल हम लोग यहाँ देखते हैं कि हमने ए टैग जो है उसके ऊपर एक हाईलाइट के नाम से क्लास अप्लाई किया हुआ है, और उसके होवर पर हम उसका कलर चेंज कर रहे हैं। कंट्रोल यू करिए यहाँ पर, और यहाँ आप नोटिस करेंगे ए टैग में अवेलेबल है क्लास हाईलाइट। तो ए डॉट लिखने से क्या होगा, ये सिर्फ ए टैग पर ही इफेक्टिव होगा। जो भी आप ए टैग बनाएंगे उसके ऊपर अगर ये क्लास अप्लाई करेंगे सिर्फ वहाँ पर चलेगा। सो माउस ओवर पर कलर हमारा रेड हो जाए तो आप यहाँ देख सकते हैं हमने एक रेड कलर और प्लस फॉन्ट साइज यहाँ पर 22 पिक्सल्स जो कि डिफ़ॉल्ट हमारा 16 होता है उसको चेंज किया हुआ है। ये हम लोग लास्ट क्लास का रिवीजन देख रहे हैं। इसी तरह से डिव के ऊपर हम लोगों ने यहाँ पर ट्राई किया हुआ है कि अगर डिव एलिमेंट को माउस ओवर करेंगे तो उसका कलर क्या हो जाएगा, ब्लू। ठीक है, इस तरह से। इसी तरह से टूल टिप एग्जाम्पल हमारे पास अवेलेबल है। तो टूल टिप के लिए आप एक काम करें, अलग से फाइल बना लें। तो यहाँ से हम अपने फोल्डर में आते हैं, और इस एग्जाम्पल को हम लोग लिंक करेंगे अपने टूल टिप के साथ। तो यहाँ ये ओपन करेंगे नोटपैड, प्रेस करेंगे कंट्रोल ओ, और इस URL को यहाँ पर कॉल करिए, और यहाँ फाइंड करेंगे टूल टिप। और यहाँ पर URL हम अपना अपडेट करेंगे इसका, tooltip.html, कैप्स लॉक ऑफ रखिए। तो टूल टिप में क्या होगा कि जब आप यहाँ पर माउस ओवर करेंगे तो आपका क्या होगा, डिप के ऊपर माउस ओवर पर पैराग्राफ जो कि डिस्प्ले नन है वो ब्लॉक में कन्वर्ट होगा। ये देखिए इस तरह से जैसे हम लोग माउस ओवर करते हैं आपका ये एरिया डिस्प्ले हो रहा है। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा पैराग्राफ क्या है, डिस्प्ले नन, बट उसके अंदर एक स्टाइल है, बैकग्राउंड कलर येलो है और उसका पैडिंग कितना है 20 पिक्सल्स। और जो डिव है वो हमने बिल्कुल प्लेन यहाँ पर रखा हुआ है। अगर आप यहाँ नोटिस करेंगे तो डिव के अंदर क्या रखा हमारा, पैराग्राफ। तो जैसे ही माउस ओवर आपका डिव होगा तो ये P वाला जो एलिमेंट है जिसका डिस्प्ले नन है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक। ब्लॉक से क्या होगा, विजिबल होगा आपका। तो इस तरह से ये एक्टिव हो जाता है माउस आने पर। नेक्स्ट हमारे पास फर्स्ट चाइल्ड। तो फर्स्ट चाइल्ड, मान लीजिए कि आपके पास काफ़ी सारे एलिमेंट हैं किसी कंटेनर के अंदर, या फिर डायरेक्ट बॉडी पर भी आप इसको ट्राई कर सकते हो, दोनों ही जगह एप्लीकेबल है। तो देखिए, द फर्स्ट चाइल्ड सूडो क्लास मैचेस अ स्पेसिफाइड एलिमेंट दैट इज द फर्स्ट चाइल्ड ऑफ अनदर एलिमेंट, सो मैच द फर्स्ट P एलिमेंट। तो यहाँ पर मैंने लिखा P सूडो फर्स्ट चाइल्ड, ये प्री डिफाइन है, ये आप चेंज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, जैसा है वही रहेगा। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कंट्रोल U, और यहाँ पर हमने बॉडी में रखा है एक तो रूट पर अपना पैराग्राफ, और एक हमने डिव के अंदर डिफाइन किया है। बट हमने डायरेक्टली क्या लिखा है, P फर्स्ट चाइल्ड। तो बॉडी का P फर्स्ट और डिव का P फर्स्ट, आप यहाँ देखेंगे दोनों ही सेलेक्टेड है हमारे। ठीक है, अगर आप लिखेंगे डिव P फर्स्ट चाइल्ड तो सिर्फ ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, बट हमने डायरेक्ट P को कमांड किया तो P टैग
पूरे डॉक्यूमेंट में कहीं भी हो, अगर किसी बॉडी पर है तो फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, किसी डिव के अंदर है फर्स्ट पैराग्राफ होगा, किसी सेक्शन टैग में फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट होगा, तो यानी कि फर्स्ट एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए ही वर्क करेगा। इसी तरह से हम यहाँ पर देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, मैच द फर्स्ट आई एलिमेंट इन ऑल पी एलिमेंट्स। आई मतलब इटैलिक के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। सो आप यहाँ नोटिस करेंगे कंट्रोल यू। सो पैराग्राफ में अगर फर्स्ट आई कहीं पर है तो उसका कलर आपका चेंज हो जाना चाहिए। तो हमने देखो 2 बार आई टैग का इस्तेमाल किया, ठीक है, बट क्या हो रहा है कि पैराग्राफ के फर्स्ट आई को वो सेलेक्ट कर रहा है, ना कि सेकेंड आई को, है ना, क्योंकि कमांड है यहाँ से फर्स्ट आई इन पी टैग, तो ये 2 पी टैग और इनका फर्स्ट आई एलिमेंट ये वाला है। नेक्स्ट, मैच ऑल आई एलिमेंट इन ऑल फर्स्ट पी एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप लिखेंगे पी फर्स्ट चाइल्ड, देन उसके अंदर आई। अब की बार क्या होगा, यहाँ से दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे, जहाँ पहले फर्स्ट हो रहा था अब दोनों सेलेक्ट होंगे। तो कमांड में क्या चेंज आया है, हमने लिखा है यहाँ पर पी फर्स्ट चाइल्ड, यानी कि पैराग्राफ बॉडी का हो या पैराग्राफ किसी डिव का हो, उसके अंदर जितने भी आई एलिमेंट मिले 1 2 1 2, उन दोनों का कलर क्या हो जाए, ब्लू। तो ये पार्ट इस तरह से हैंडल होगा। नेक्स्ट, यहाँ पर लोग देख रहे हैं लैंग्वेज सूडो क्लास। अब इसका बेनिफिट आप किस तरह से ले सकते हैं। द लैंग्वेज सूडो क्लास अलाउ यू टू डिफाइन स्पेशल रूल्स फॉर डिफरेंट लैंग्वेजेस। सो इन द एग्जाम्पल बिलो, लैंग्वेज डिफाइंस द कोटेशन मार्क्स फॉर क्यू एलिमेंट विद लैंग्वेज नो। सो हमने यहाँ पर ओपन करना है इसको, एग्जाम्पल को प्रेस करेंगे कंट्रोल यू, गलत हमारा रेफरेंस लगा, उसको करेक्ट करके लगाइए। चलिए ये इसका आउटपुट है। सो यहाँ पर आप नोटिस करें पैराग्राफ के अंदर हम लोगों ने एक टैग यूज़ किया है क्यू। क्यू किस लिए यूज़ करते हैं हम लोग, कोट के लिए, यानी कि कोटेशन मार्क्स जो हमारे आते हैं। तो मैं नहीं चाहता इन्वर्टेड कोट आए, तो हमने वहाँ पर क्या लिखा, लैंग्वेज में एट्रीब्यूट इक्वल टू नो, कुछ भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्यू एट्रीब्यूट का नेम लैंग्वेज, उसके अंदर वैल्यू क्या है, नो। तो वहाँ पर जो कोट्स हैं इन्वर्टेड कोट को रिप्लेस करके क्या लगा दो, टिल्ट। तो आउटपुट आपको क्या दिखाई देता है, उसकी जगह पर टिल्ट का सिंबल आ रहा है, ठीक है। तो इसका सही बाइंडिंग बैठाइए यहाँ पर। URL कॉपी और यहाँ पर चेंज कर लेंगे इसको। कंट्रोल एस, क्लोज, रिलोड करेंगे, एक बार चला के देखिए सही फाइल ओपन हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो ये हमारा इसका एग्जांपल है। रेयर रिक्वायरमेंट आएगी आपको कभी अगर आई तो, अदरवाइज की इतनी ज़्यादा कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं होगी। सो ये तुम्हारा एग्जांपल नंबर 29। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सूडो क्लास के बाद सूडो एलिमेंट। व्हाट आर सूडो एलिमेंट? A CSS pseudo element is used to style specified part of an element. For example, it can be used to style the first letter or line of an element. So insert content before or after the content of an element. So स्ट्रक्चर क्या रहता है, सेलेक्टर का नेम जो भी आप रखना चाहते हैं, देन सूडो एलिमेंट, उसका आप नेम बताइए यहाँ पर, प्रॉपर्टी और उसकी वैल्यू आप क्या रखना चाहते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर चाहते हैं कि अगर एक मेरे पास मल्टी लाइन पैराग्राफ है तो पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन का ही कलर चेंज होना चाहिए। सो हम लोग यहाँ पर जब सूडो एलिमेंट की बात करते हैं तो ये ध्यान रखना कि आपको डबल कॉलन का इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट इज़ यूज टू ऐड अ स्पेशल स्टाइल टू द फर्स्ट लाइन ऑफ टेक्स्ट। सो हम लिख रहे हैं पैराग्राफ फर्स्ट लाइन कलर रेड होगा और स्मॉल कैप्स में आएगा। अब आप यहाँ देख सकते हैं कि मल्टी लाइन पैराग्राफ में फर्स्ट लाइन का कलर हमारा डिफरेंट अवेलेबल है। ब्राउज़र को अगर आप रिसाइज करेंगे तो देखो कलर अपने आप कम हो जाएगा, नीचे वाले एलिमेंट से हटता जाएगा। देखो जैसे बढ़ाते जाओगे जो भी पहली लाइन में आएगा मैटर वो अपना कलर चेंज करता रहेगा, और एरिया कम होगा तो रिमेनिंग नीचे जितना भी एरिया होगा उसका कलर डिफरेंट और फर्स्ट लाइन का कलर डिफरेंट। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट लाइन। सो द फर्स्ट लाइन सूडो एलिमेंट कैन बी अप्लाइड टू ब्लॉक लेवल एलिमेंट। अब ब्लॉक लेवल एलिमेंट आपको पता है कौन से होते हैं, जैसे कि पैराग्राफ, डिव, लिस्ट एलिमेंट, इस तरह से आप जहाँ पर भी लगाना चाहें लगा सकते हैं।
ब्लॉक और इनलाइन की पूरी लिस्ट आपके पास प्रीवियस एग्जांपल्स में अवेलेबल है। सो क्या क्या चीज़ हम लोग असाइन कर सकते हैं फर्स्ट लाइन के अंदर, जैसे कि फॉन्ट प्रॉपर्टी, कलर, बैकग्राउंड कलर, वर्ड स्पेसिंग, लेटर स्पेसिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, वर्टिकल अलाइनमेंट, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, लाइन हाइट और क्लियर। ये सभी प्रॉपर्टीज़ आप फर्स्ट लाइन को असाइन कर सकते हो। नेक्स्ट हम यहाँ पर नोटिस करते हैं डबल कॉलन नोटेशन, जो कि मैंने भी आपको बताया, वर्सेस सिंगल नोटेशन कॉलन। तो यहाँ पर क्या है, द डबल कॉलन रिप्लेस द सिंगल कॉलन नोटेशन फॉर सूडो एलिमेंट्स इन CSS3। दिस वाज एन अटेम्प्ट फॉर फ्रॉम W3C टू डिस्टिंग्विश बिटवीन सूडो क्लासेस एंड सूडो एलिमेंट्स। तो ध्यान रखेंगे क्लासेस चलती हैं सिंगल पर और एलिमेंट्स चलते हैं डबल पर। So the single colon syntax was used for both pseudo classes and pseudo elements in CSS2 and 1, बट अभी लेटेस्ट में क्या चल रहा है 3। सो 3 में इसको सेग्रीगेट कर दिया गया है, यानी कि आप ध्यान रखेंगे क्लियरली कि आपका एलिमेंट के लिए डबल और यहाँ पर सिंगल जाएगा क्लास के लिए, सूडो क्लास सूडो एलिमेंट में ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं फर्स्ट लेटर। जैसे हमने फर्स्ट लाइन को चेंज किया वैसे हम लोग किसी पैराग्राफ के फर्स्ट लेटर को भी हैंडल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट लेटर। अब आप यहाँ नोटिस करेंगे आपका फर्स्ट लेटर का कलर डिफरेंट दिखाई देगा आपको। इसी तरह से इसको भी आप ये सारी प्रॉपर्टीज़ अप्लाई कर सकते हो। इसी तरह से आपको यहाँ पर मिलेगा, जैसे हम लोग लिखते हैं पैराग्राफ में अगर कहीं पर कोई इंट्रो क्लास लगी हुई है और उसका फर्स्ट लेटर हमें चेंज करना है तो भी आप कर सकते हो। कोड में आके देखिए, हमने यहाँ पर क्लास इंट्रो हमने लिखा P.intro और उसका फर्स्ट लेटर, तो आप देखेंगे दिस इज़ एन इंट्रोडक्शन, तो टी का कलर हमारा डिफरेंट आ रहा है। मल्टीपल सूडो एलिमेंट्स अगर आपने अप्लाई करने हैं तो आप मल्टीपल भी अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि सेवरल सूडो एलिमेंट्स कैन ऑल्सो बी कंबाइंड। सो इन द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ फर्स्ट लेटर ऑफ अ पैराग्राफ विल बी रेड in a extra large font size. The rest of the first line will be in blue and in small caps. The rest of the paragraph will be the default font size and color. हम यहाँ मेंशन कर रहे हैं पैराग्राफ का फर्स्ट लेटर का कलर डिफरेंट होगा और फर्स्ट लाइन का कलर हमारा डिफरेंट होगा। सो यहाँ पर एक्सपीरियंस कीजिए इसको इस तरह से। अब हम लोग यहाँ से स्क्रीन को थोड़ा सा स्केल डाउन करेंगे तो आप यहाँ देखेंगे नीचे का टेक्स्ट क्या आ रहा है, नॉर्मल आ रहा है, और जो फर्स्ट लाइन में होगा उसका कलर और उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको डिफरेंट मिलेगा। सो ये इस तरह से काम कर रहा है। पैराग्राफ फर्स्ट लेटर यानी कि वाई का कलर डिफरेंट, फर्स्ट लाइन यानी कि जितना भी एरिया आपका एक लाइन में होगा उसका कलर आपका ब्लू आएगा। ये चीज़ स्केल डाउन करेंगे ब्राउज़र को तो रिमेनिंग जो आपका मैटर होगा वो नॉर्मल आएगा, जैसा हमारा टाइम्स न्यू रोमन 16 पिक्सल्स में होता है। अब बात करते हैं पर बिफोर सूडो एलिमेंट की। बिफोर सूडो एलिमेंट कैन बी यूज टू इंसर्ट सम कंटेंट बिफोर द कंटेंट ऑफ एन एलिमेंट। सो जैसे कि हम चाहते हैं कि हमारे हेडिंग के आगे एक इमेज कॉल हो जाए, तो आप यहाँ देखेंगे हेडिंग के आगे इमेज कॉल हो गया, जबकि हमने बॉडी में अगर ध्यान से देखें तो कहीं पर भी हमने इमेज को कॉल नहीं किया हुआ है। तो हमने क्या बोला, एलिमेंट बिफोर, और इमेज का URL हमने यहाँ पर डाला हुआ है तो आपका इमेज पहले आ गया है। इसी तरह से आप आफ्टर भी डाल सकते हैं, आफ्टर सूडो भी होता है, ठीक है। तो अब आप क्या देखते हैं, ये इमेज आपको एंड में दिखाई देगा, और आप चाहो तो दोनों कंबाइन करके भी डाल सकते हो। इसी तरह से मार्कर सूडो एलिमेंट होता है एक। मार्कर का काम क्या होता है, जैसे आप लिस्ट बनाते हो तो बुलेट का जो कलर होता है बाय डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है, हम चाहते हैं कि उसका कलर चेंज हो जाए, तो आप दोनों एलिमेंट को पकड़ के हैंडल कर सकते हो अलग अलग। ये देखिए, ठीक है। तो ये मार्कर का मैजिक है। फिर क्या है, सिलेक्शन। जब भी आप टेक्स्ट को सेलेक्ट करते हैं वो ब्लू कलर से ही आता है। हम चाहते हैं सेलेक्ट करने पे जो कलर हमारा ब्लू दिखाई दे रहा है ये भी डिफरेंट हो। सो आप क्या लिखेंगे, सिलेक्शन, कलर रेड होगा टेक्स्ट का, और बैकग्राउंड कलर क्या होगा, येलो। तो जैसे भी यहाँ पर आप देख रहे हैं सेलेक्ट करने पर कलर क्या आता है, ब्लू, और टेक्स्ट का कलर क्या हो जाता है, वाइट। अब आप जब आउटपुट देखेंगे फाइनल, उसमें आप देखेंगे जो भी आप सेलेक्ट करेंगे बैकग्राउंड कलर येलो और फॉन्ट का कलर रेड, इस तरह से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है CSS में ओपेसिटी। ओपेसिटी हम लोग यूज़ करते हैं फॉर इमेज ओनली, क्योंकि आप अगर ओपेसिटी को कहीं और अप्लाई करेंगे किसी कंटेनर के ऊपर तो वो उसके अंदर जो भी एलिमेंट कंटेन होते हैं उसको भी वो ट्रांसपेरेंट करता है। सो दी ओपेसिटी प्रॉपर्टी स्पेसिफाइज द ओपेसिटी या ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। So transparent image, the opacity property can take a value from 0.0 to 1. The lower the value, the more transparent. So IMG opacity is 0.5. So यहाँ पर आप देखेंगे इमेज आपकी 50% ट्रांसपेरेंट विजिबल होगी इस तरह से।
इसी तरह से ट्रांसपेरेंट होवर इफेक्ट, हम चाहते हैं कि माउस होवर पर इमेज हमारी सॉलिड में कन्वर्ट हो जाए, अदरवाइज ओपेक रहे, है ना। तो माउस होवर करते क्या हो रहा है, 100%। क्या लिखा हमने, होवर पर वैल्यू ओपेसिटी की 1। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं ट्रांसपेरेंट बॉक्स। व्हेन यूजिंग द ओपेसिटी प्रॉपर्टी टू ऐड ट्रांसपेरेंसी टू द बैकग्राउंड ऑफ एन एलिमेंट, all of its child element inherit the same transparency. This can make the text inside a fully transparent element hard to read. So हमने एक div को ऑफर किया है 0.3। अब आप क्या एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो उसके अंदर लिखा हुआ है उसकी भी ओपेसिटी कम हो रही है। बट ऐसे सिचुएशन में आपने ओपेसिटी का यूज़ ना करके क्या करना है, अल्फ़ा। तो ट्रांसपेरेंसी यूजिंग विद RGBA, तो आप यहाँ देखिए दोनों में डिफरेंस, ओपेसिटी कंटेनर और कंटेनर के कंटेंट दोनों पर एप्लीकेबल होता है। बट RGBA वाला अगर आप कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तो ये सिर्फ टेक्स्ट को फेड कर रहा है, ना कि कंटेंट को, ठीक है। तो इमेज के केस में ओपेसिटी और टेक्स्ट वगैरह के केस में RGBA, ठीक है। नेक्स्ट, टेक्स्ट इन ट्रांसपेरेंट बॉक्स। अगर हमें कुछ रखना है तो पहले आउटपुट ज़रा देखें एक बार इसका। तो हमारा यहाँ पर एक नीचे इमेज है, उसके ऊपर हमने एक डिव बनाया हुआ और डिव के अंदर हमने कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ, और ये क्या ट्रांसपेरेंट है। तो कैसे पॉसिबल हुआ, तो आप सबसे पहले देखिए अपना कंटेनर क्या है, बैकग्राउंड के नाम से क्लास है। फिर इसके अंदर एक और चाइल्ड कंटेनर जिसका नाम क्या है, ट्रांसपेरेंट बॉक्स, और उसके अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, पैराग्राफ। तो बैकग्राउंड को हमने क्या बोला कि भाई URL में हमारा इमेज ये रहेगा, इमेज 10, और ये इसका बॉर्डर है जो आप यहाँ देख रहे हैं। इसके बाद हमने जो ट्रांसपेरेंट बॉक्स बनाया हुआ है उसमें हमने लिखा है मार्जिन 30 पिक्सल्स फ्रॉम ऑल साइड्स। बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट रहेगा, बैक बॉर्डर आपका 1 पिक्सल का होगा, और ओपेसिटी 60% होगी। तो ऐसा करने से क्या हो रहा है, ये अलग जो कलर है आपका सॉलिड वाइट ना होकर 60% की ओपेसिटी के साथ आपको डिस्प्ले होगा। फिर हमने पैराग्राफ को यहाँ पर लिखा है हमने मार्जिन 5% का होगा चारों साइड से, और फॉन्ट वेट बोल्ड होगा, टेक्स्ट का कलर क्या होगा, ब्लैक होगा। तो इस तरह का कुछ आपका आउटपुट क्रिएट होगा इसमें। तो इससे क्या हो रहा है, टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट नहीं हो रहा है, सिर्फ बैकग्राउंड ट्रांसपेरेंट हो रहा है हमारा, ठीक है। ओपेसिटी इस तरह से वर्क करता है। तो चलिए, ये था हमारा ओपेसिटी और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर एग्जांपल। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं नेविगेशन बार। सो जब भी कोई वेबसाइट आप बनाएंगे तो आपको एक नैव बार की रिक्वायरमेंट होती है। तो नेविगेशन बार को जनरली हम लोग जो अचीव करते हैं वो UL और LI के थ्रू करते हैं, ठीक है। काफ़ी बार डिस्कस हो चुका है। सो हैविंग ईजी टू यूज़ नेविगेशन इज़ इम्पोर्टेंट फॉर एनी वेबसाइट। So with CSS you can transform boring HTML menus into good looking navigation bars. So navigation bars equal to list of links. So a navigation bar needs standard HTML as a base. A navigation bar is basically a list of links. So using the UL and LI elements makes perfect sense. तो हम लोग यहाँ पर UL टैग का इस्तेमाल करें, देन उसके अंदर LI और LI के अंदर हमने क्या डिफाइन किया है, A टैग, और A एलिमेंट पे हमने यहाँ पर डिफरेंट लिंक्स के नेम को मेंशन किया हुआ है। और आप इसको भी ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह से दिखाई देगा, है ना। बट हम चाहते हैं इसका विजुअल कुछ डिफरेंट हो, अट्रैक्टिव दिखाई दे। तो हम लोग क्या करेंगे, नाउ लेट्स रिमूव द बुलेट्स एंड मार्जिन्स एंड पैडिंग फ्रॉम द लिस्ट। तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है, जब भी आप लिस्ट बनाते हैं तो पैडिंग होता है, यहाँ पर बुलेट्स होते हैं, इसको हमें हैंडल करना है। सो हमने यहाँ पे क्या लिखा, UL एलिमेंट लिस्ट का स्टाइल टाइप जो है वो क्या कर दो, नन, और मार्जिन पैडिंग को 0। अब ये देखो किस तरह से आ रहा है, इसके कंपेरेटिवली चेंज हुआ। नेक्स्ट, इतना करने के बाद आपने क्या करना है, तो इसको ज़रा समझ लो कि लिस्ट स्टाइल टाइप नन क्या करता है, रिमूव द बुलेट्स, और नेविगेशन बार डज नॉट नीड लिस्ट मार्कर्स इन नेविगेशन, और सेट मार्जिन 0 एंड पैडिंग 0 टू रिमूव ब्राउज़र डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स। यानी कि अगर आपके आगे यहाँ पर एलिमेंट के कुछ डिफ़ॉल्ट गैपिंग वगैरह अवेलेबल है, ये जो होता है मार्जिन पैडिंग, तो ये हमारा रिमूव हो जाएगा। तब आप देखो बिल्कुल बॉडी के क्लोज में आपको डिस्प्ले होगा। अब मान लो कि मुझे इसके थ्रू वर्टिकल नैव बार बनाना है या हॉरिजॉन्टल बनाना है। तो चलिए, हॉरिजॉन्टल के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे का स्टेप, देयर आर 2 ways टू क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार यूजिंग इनलाइन और फ्लोटिंग लिस्ट आइटम। सो पहले देखते हैं इनलाइन लिस्ट आइटम की हेल्प से। वन वे टू बिल्ड हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार इज टू स्पेसिफाई द LI एलिमेंट्स एज इनलाइन in addition to the standard code from the previous page। तो हमने यहाँ पर UL तक मार्जिन पैडिंग 0 किया था, लिस्ट स्टाइल टाइप नन किया था। अब हम लोग यहाँ पर LI को क्या बताते हैं, डिस्प्ले इनलाइन।
ऐसा लिखने से क्या होगा, जो आपके नेविगेशन आपके इस तरह से अवेलेबल थे, अब वो क्या होंगे, एक लाइन में आ जाएंगे, डिस्प्ले इन लाइन। नेक्स्ट, उसके बाद हम यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं कि डिस्प्ले इन लाइन क्या काम करते हैं। बाय डिफॉल्ट LI एलिमेंट्स आर ब्लॉक एलिमेंट्स, सो हेयर वी रिमूव द लाइन ब्रेक्स बिफोर एंड आफ्टर ईच लिस्ट आइटम टू डिस्प्ले देम ऑन वन लाइन। अब यही काम हम लोग किसके थ्रू कर सकते हैं, फ्लॉट के थ्रू। आपने LI में जाके क्या लिखना है, फ्लॉट लेफ्ट, तो भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट हमने जो उसके अंदर ए टैग उसको क्या बोला, डिस्प्ले ब्लॉक, उसके अराउंड पैडिंग होना चाहिए और एक बैकग्राउंड कलर। अब आप यहाँ देखोगे कुछ इस तरह से, ये स्पेसिंग के साथ और एक बैकग्राउंड कलर के साथ आपको डिस्प्ले होंगे इसमें। अब फ्लॉट लेफ्ट क्या करता है, यूज फ्लॉट टू गेट ब्लॉक एलिमेंट्स टू फ्लॉट नेक्स्ट टू ईच अदर। डिस्प्ले ब्लॉक का काम क्या है, जो हम लोग LI के अंदर ए टैग को दे रहे हैं, अलाउज अस टू स्पेसिफाई पैडिंग एंड हाइट, विड्थ, मार्जिन एटसेट्रा इफ यू वांट। पैडिंग 8 पिक्सल का काम क्या है, ये आपका चारों साइड से स्पेसिंग क्रिएट कर रहा है। स्पेसिफाई सम पैडिंग बिटवीन ईच ए एलिमेंट टू मेक देम लुक गुड। एंड बैकग्राउंड कलर हमने जो यहाँ पर डी डिफाइन किया हुआ है, एड अ ग्रे बैकग्राउंड कलर टू ईच ए एलिमेंट। सो टिप क्या है, ऐड द बैकग्राउंड कलर टू UL इंस्टेड टू ईच ए एलिमेंट इफ़ यू वांट अ फुल विड्थ बैकग्राउंड कलर। तो हमने जो यहाँ पर डाला था ए टैग को, तो जहाँ तक ए अवेलेबल था सिर्फ उतने ही पार्ट में हमारा कलर डिस्प्ले हुआ। इसको बंद कर दीजिए, ऊपर वाले एग्जाम्पल को देखिए, ठीक है। तो हम चाहते हैं थ्रू आउट नैबार में हमारा कलर आए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, UL को बैकग्राउंड कलर ऑफर करेंगे। अब क्या होगा, टॉप में फुल विड्थ आएगा आपका कलर, क्योंकि UL भी ब्लॉक एलिमेंट ही होता है। नेक्स्ट, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार एग्जांपल। हमने यहाँ पर बोला LI के अंदर जो A है उसको माउस ओवर करने पर कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो यहाँ आप देखें, ठीक है, तो कंट्रोल U प्रेस करते हैं यहाँ पर, तो UL को हमने बैकग्राउंड कलर यहाँ पर दिया हुआ है, प्लस हमने यहाँ पर क्या बोला, LI के अंदर जो A एलिमेंट है वहाँ पर ट्रांजिशन क्या करता है, थोड़ा सॉफ्ट इफेक्ट क्रिएट करता है, हार्ड इफेक्ट नहीं होता है उसकी हेल्प से। तो आप क्या होगा, जैसे माउस लेके जाओगे तो इफेक्ट बहुत आराम से आएगा, आराम से जाएगा उसमें, इन आउट। इसके अलावा हमने क्या लिखा है यहाँ पर, होवर पर हमारा बैकग्राउंड कलर डिफरेंट हो जाना चाहिए। तो ये अब काफ़ी इंटरेक्टिव बन चुका है कंपैरेटिवली फर्स्ट एग्जांपल। इसी तरह से हम चाहते हैं इसमें कि पहला जो लिंक है वो हमारा हाईलाइट हो, एक्टिव हो। जैसे अभी यहाँ पर सारे क्या हो रहे हैं, न्यूट्रल आ रहे हैं इसमें, ठीक है। हम चाहते हैं होम हमारा एक्टिव स्टेट में हो। हमने लिखा है क्लास एक्टिव और बैकग्राउंड कलर उसका डिफरेंट और टेक्स्ट का कलर डिफरेंट रखा हुआ है। अब आप देखोगे यहाँ पर जो माउस ओवर पर हमारा कलर है वो हमने डिफ़ॉल्ट एक्टिव पर डिफाइन किया हुआ है। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ, एक क्लास हमने बनाई है एक्टिव और इस एक्टिव क्लास को हमने लाके यहाँ पर कॉल कराया हुआ है किसके ऊपर, ए एलिमेंट के ऊपर, जिसकी हेल्प से आपका ये फर्स्ट एक्टिव दिखाई देगा। अब एक्टिव क्यों लगाना चाहिए, साइट पर अगर आपको कोई विजिटर आ रहा है वो किस पेज को विजिट कर रहा है, वहाँ पर अगर एक्टिव होगा तो उसको पता होगा वो होम पेज पर है या सर्विसेज के पेज पर है, ठीक है। नेक्स्ट, लिंक्स को अगर आपने राइट हैंड साइड पर रखना है, ज़रूरी नहीं कि आपके हमेशा लिंक्स लेफ्ट हैंड साइड पर ही होते हैं, क्योंकि लेफ्ट साइड जनरली जो रिजर्व रहता है हमारा लोगो सेक्शन के लिए होता है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई जैसे कुछ सेट्स ऑफ लिंक्स हम चाहते हैं लेफ्ट में, बाकी हम चाहते हैं राइट पर दिखाए। तो जैसे कॉन्टैक्ट अस चाहिए राइट हैंड साइड पर, तो आप यहाँ देखेंगे आपका पोर्टफोलियो के बाद जो कॉन्टैक्ट वाला बटन है वो कहाँ चला गया, राइट। अब राइट पर जनरली कॉन्टैक्ट तो खैर क्या होता है, यहाँ पर साइन इन साइन अप का देखते हैं आप लोग कंट्रोल, है ना। तो मैंने एग्जांपल के लिए कॉन्टैक्ट लिखा, आप इसको साइन इन साइन अप में रिप्लेस करा सकते हो। नेक्स्ट है बॉर्डर डिवाइडर्स। हम चाहते हैं लिंक के बीच में बॉर्डर राइट साइड से होना चाहिए और लास्ट चाइल्ड पर नहीं होना चाहिए। आप यहाँ देखेंगे इन सभी पर आपको एक सेक्शन दिखाई देगा इस तरह से। इसी तरह से फिक्स्ड नेविगेशन बार अगर हम बनाना चाहते हैं तो UL को क्या लिखेंगे, पोजीशन फिक्स। तो जब पेज को इस तरह से स्क्रॉल करेंगे तो क्या हो रहा है, नैब बार टॉप में लॉक आ रहा है। तो हमने UL को यहाँ पर एक प्रॉपर्टी ऑफर की है, क्या लिखा रहा है, पोजीशन फिक्स्ड, ठीक है। तो UL कहाँ डला हुआ है, डायरेक्ट बॉडी के अंदर, ठीक है। अगर UL किसी कंटेनर के अंदर होता तो आपको उस कंटेनर को करना पड़ता पोजीशन रिलेटिव, देन फिर आप डिफाइन करते हैं पोजीशन एब्सोल्यूट या फिक्स। लेकिन इस केस में पोजीशन फिक्स आपका डायरेक्टली वर्क कर जाएगा। तो ये फिक्स करने पर बाय डिफ़ॉल्ट टॉप पर ही आता है इस तरह से।
इसी तरह से एग्जांपल फिक्स बॉटम, अगर आपको बॉटम में फिक्स करना है तो देखो टॉप में करना है टॉप ज़ीरो, बॉटम में करना है तो बॉटम ज़ीरो। तो ये आपका बॉटम में लॉक हो गया, देखो इस तरह से, ये मूव नहीं होगा। सो फिक्स पोजीशन बॉटम नॉट वर्क प्रॉपरली ऑन मोबाइल डिवाइस, ध्यान रखना है इस चीज़ का। नेक्स्ट आता है स्टिकी नैप बार। स्टिकी नैप बार बेसिकली क्या होता है कि मैंने आपको एक जोमेटो का एग्जांपल दिखाया था कि अगर आप इसको ट्राई करते हैं, जैसे हम चाहते हैं कि भाई पेज को जब हम लोग स्क्रॉल करें तो ये टॉप में जाके लॉक हो जाए, तो देखिए थोड़ा छोटा कर लेते हैं तब ज़्यादा अच्छे समझ पाएंगे आप। ये देखिए, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, स्टिकी टॉप। तो ये देखिए हमने यहाँ पर जाकर डिफाइन किया हुआ है पोजीशन स्टिकी टॉप से ज़ीरो। इस तरह आप इसको अप्लाई करेंगे। नेक्स्ट है रिस्पॉन्सिव टॉप नैप। अगर हम चाहते हैं कि आपका मोबाइल मोड में रिस्पॉन्सिव हो जाए तो आपने यहाँ जाके ये देखिए इस तरह से बना लेना अपना नैप बार, और राइट साइड पे हमारा अबाउट रखा हुआ है जैसे। अब हम लोग यहाँ पर इसको धीरे धीरे स्केल डाउन करना स्टार्ट करते हैं, तो लिंक देखो मोबाइल मोड आते चेंज हो जाएंगे। अब आपको ये पता है कैसे पॉसिबल है मीडिया क्वेरी के थ्रू, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें क्या है, साइड बार है आपका लार्ज स्क्रीन पर, टैबलेट पर आपका टॉप में होगा, मोबाइल पर आपका राइट हैंड साइड पर होगा। तो यहाँ देखिए आप साइड बार, और जैसे आप ब्राउज़र को स्केल डाउन करेंगे तो ये टॉप में आ जाएगा, और ज़्यादा छोटा करेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा छोटा होगा नहीं, तो हम इसे ऐसे देखेंगे यहाँ से मोबाइल पर। ये मोबाइल मोड, ये आपका टैबलेट मोड, और ये आपका लैपटॉप मोड है ना, या डेस्कटॉप। तो इस तरह से ये आपका वर्क करने वाला है। तो इसमें क्या, देखो मीडिया क्वेरी आपको दिखा देते हैं। एक हमने मीडिया क्वेरी किसके लिए लगाया, मोबाइल के लिए, सॉरी टैबलेट के लिए, ठीक है, और एक मीडिया क्वेरी हमने किस लिए लगाया, मोबाइल स्क्रीन के लिए। तो मोबाइल के लिए अलग काम करेगा, टैबलेट के लिए अलग काम करेगा, और बाकी का कोड जो है वो कॉमन रहेगा, और डेस्कटॉप के लिए काम कर रहा है। तो किससे क्या चेंज हो रहा है वो सब यहाँ पर पीछे अवेलेबल है, ट्राई करके देखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिकल नेविगेशन की। कुछ साइट्स में आप लोग वर्टिकल नेविगेशन भी देखते हैं, जैसे अभी हमने इसमें भी देखा था। तो यहाँ पर हम लोग वर्टिकली क्या रखते हैं, एक और रखते हैं डिस्प्ले ब्लॉक। अब ए क्या है, एक इनलाइन एलिमेंट है। जब भी आप ए टैग डिफाइन करें वो एक ही लाइन में कंटिन्यू होता है। तो हमने बोला एल के अंदर जो भी ए टैग है वो ब्लॉक की तरह बिहेव करेगा। तो इससे क्या होगा, सब इस तरह से आएंगे। नेक्स्ट, यहाँ पर हम लोग ए का कुछ बैकग्राउंड कलर डिफरेंट डाल देते हैं, ठीक है, जो कि ऑलरेडी अपना डाला हुआ है। फिर यहाँ से हमने होवर डिफाइन किया हुआ है, माउस होवर करने पर इसका कलर कुछ डिफरेंट होगा इस तरह से। और एक्टिव का कलर अगर आप चेंज करना चाह रहे हैं, वही सेम हॉरिजॉन्टल वाली प्रैक्टिस आपकी रहेगी, आपका एक्टिव का कलर चेंज होगा। और लिंक को सेंटर करना है या बॉर्डर वगैरह साइन करना है तो आप यहाँ से इस तरह से टेक्स्ट अलाइनमेंट सेंटर, और इस पर हमने एक बॉर्डर अप्लाई किया हुआ है। और फुल हाइट वाला अगर आपने बनाना है, जैसा आप देखते हैं ये इधर आता है जीमेल वगैरह में, या जैसे भी हमने वहाँ देखा था, जो भी एग्जांपल रेस्पॉन्सिव का आपको दिखाया था। तो ये देखिए पेज की फुल हाइट पर अवेलेबल रहेगा, बाकी आपका कंटेंट स्क्रॉल होता रहेगा। जैसे आप देखते हैं जीमेल में ये स्क्रॉल हो रहा है, लेकिन साइड बार क्या है, लॉक। तो इसको कैसे अचीव किया गया, ज़रा कोड में आइए। तो देखो यूएल अलग से डिफाइन है और डिव एलिमेंट हमारा अलग से डिफाइन है, राइट। सो सबसे पहली चीज़ कि यूएल के पास कोई विड्थ होगा डेफिनेटली। तो कितना विड्थ है यूएल के पास, स्क्रीन का 25%, तो रिमेनिंग कितना रह गया 75%। तो 75% हमने किसको ऑफर किया हुआ है यहाँ पर, जो ये हमारा डिव वाला एरिया है। इसके बाद यहाँ पर हमने यूएल में एक और चीज़ मेंशन किया हुआ है, पोजीशन क्या है फिक्स, और हाइट कितनी है 100%। तो जब आप पोजीशन फिक्स कर दोगे तो हाइट इसकी ऑटोमेटिकली स्क्रीन के अकॉर्डिंग ही रहेगी। आप जूम आउट कर लें कितना भी, जूम इन कर लें कितना भी, ये 100% ही रहेगा हमेशा, ठीक है। तो ये पार्ट, इसके बाद इसके अंदर स्टाइलिंग का पार्ट जो है वो यहाँ तक आपका वर्क कर रहा है। ये तो हो गया आपका सिर्फ और सिर्फ स्टाइल के लिए। इसके बाद हमने यहाँ पर बनाया अपना डिव। तो डिव क्या होता है, ऑटोमेटिकली ब्लॉक एलिमेंट होता है। तो डिव क्या होगा, उसके नीचे से शुरू होगा नैप बार के, जो हमारा यूएल है। तो हमने उसको क्या बोला, मार्जिन लेफ्ट से कितना होगा, और 25% ही क्यों डाला है, क्योंकि 25% ही हमारी नेविगेशन की विड्थ है। तो वो उसके बाहर निकल के आ जाएगा, और बाकी आपका
रिमेनिंग जितना इसके पास एरिया होगा उसमें वो वर्क कर जाएगा। ये आपने काम करना है इसमें। ऐसे बनता है जीमेल का इंटरफेस। तो स्टाइलिंग कुछ भी हो सकती है, बट ये स्क्रॉलिंग इस तरह से आती है। तो ये हमारा, अरे यार, नेक्स्ट बात करते हैं ड्रॉप डाउन मेन्यू की। तो जब भी कोई वेबसाइट बनेगी तो उसके अंदर कॉमन सी बात है, ड्रॉप डाउन मेन्यू भी आपके रहेंगे। तो जैसे आप यहाँ देखोगे, हम माउस ओवर करते हैं तो कुछ ड्रॉप डाउन हमारा एक्टिव हो रहा है इसके अंदर। तो ड्रॉप डाउन कैसे एक्टिव होगा, तो यहाँ पर आते हैं, क्रिएट अ होवरेबल ड्रॉप डाउन विद CSS। तो यहाँ भी अगेन आपको पोजीशन की हेल्प लेनी होगी। तो हमने एक यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है कंटेनर ड्रॉप डाउन के नाम से। उसमें एक हमारे पास स्पैन टैग है माउस ओवर मी, और जब इसको आप माउस ओवर करेंगे तो ये वाला ड्रॉप डाउन कंटेंट जो है वो रिवील होगा। ये वही एग्जांपल है जैसे आपने अभी देखा था, माउस ओवर करने पर डिव के ऊपर पैराग्राफ आपका डिस्प्ले हो रहा था, है ना। तो यानी कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने क्या कर रखा होगा, ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले नन, और जब इसको आप माउस ओवर करेंगे स्पैन को तो क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक। तो ज़रा यहाँ पर आप देखें, ड्रॉप डाउन कंटेंट का डिस्प्ले क्या है, माउस ओवर करने पर क्या हो रहा है, डिस्प्ले ब्लॉक। एंड यूज़र को माउस ओवर पे फील आता है वैसे ही जैसे कि वो किसी एक ड्रॉप डाउन एलिमेंट के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो स्टाइल कुछ भी हो सकता है। तो प्रॉपर अगर आपको ने मल्टी लेवल ड्रॉप डाउन निकालने हैं तो थोड़ा सा और नेक्स्ट लेवल पे हमें स्टाइल करना पड़ेगा। यानी कि जैसे मेरे पास एक ड्रॉप डाउन बटन है इस तरह से, समझते हैं इसके कोड को। यहाँ ये क्लोज। तो यहाँ तक का पार्ट क्लियर हुआ कि अगर हमें ड्रॉप डाउन कंटेंट को विजिबल कराना है तो डिस्प्ले ब्लॉक होगा। बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिस्प्ले क्या है, नन। स्टाइलिंग जो मर्जी करो, दैट इज़ योर चॉइस। पोजीशन क्या रहेगा, एब्सोल्यूट। जिसके अंदर बनाया उसका पोजीशन क्या रहेगा, रिलेटिव। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर ज़रा इसको समझ लेते हैं क्या हो रहा है। HTML में जो हमने किया है, यूज़ एनी एलिमेंट टू ओपन द ड्रॉप डाउन कंटेंट, एग्जाम्पल स्पैन और बटन। यानी कि मैं इसकी जगह पर बटन एलिमेंट का भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। नेक्स्ट, यूज़ अ कंटेनर एलिमेंट लाइक div to create the drop down content and add whatever you want inside of it। वो बटन भी हो सकता है, वो इमेज भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। wrap a div element around the element to position the drop down content correctly with CSS। नेक्स्ट, CSS में हमने क्या करा, डॉट ड्रॉप डाउन क्लास बनाई है जिसकी हमने पोजीशन क्या रखी है, रिलेटिव। यहाँ आप ध्यान दें ऊपर। इसके बाद विच इज़ नीडेड व्हेन वी वांट द ड्रॉप डाउन कंटेंट टू बी प्लेस्ड राइट बिलो द ड्रॉप डाउन बटन यूजिंग पोजीशन एब्सोल्यूट। तो जहाँ हमने पोजीशन एब्सोल्यूट डाला होगा वहाँ पर हम यहाँ पर आके देखें तो ये क्या है, इधर डिफाइन है। ठीक है, इसके बाद इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ बॉर्डर वी हैव यूज द CSS बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी टू मेक द ड्रॉप डाउन मेन्यू लुक्स लाइक अ कार्ड। तो यहाँ पर आप देखें बॉक्स शैडो अवेलेबल है इसमें। हमने क्या लिखा, एक्स में 0, वाई में 8 पिक्सल, 16 पिक्सल का स्प्रेड रेडियस, ब्लर रेडियस 0, और RGBA 0 कलर हमारा इसमें रहेगा यानी कि ब्लैक, और जो ब्लर की ऑपोसिटी होगी वो कितनी रहेगी, 20%। ठीक है, और यहाँ पर होवर सेलेक्टर इज यूज टू शो द ड्रॉप डाउन मेन्यू व्हेन द यूजर मूव्स द माउस ओवर द ड्रॉप डाउन बटन। तो जैसे यूजर माउस ओवर करेगा तो वो आपका रिवील होगा, जो ये वाला पार्ट है। ठीक है, अब मेन्यू की बात कर लेते हैं। तो देखो यहाँ तक का पार्ट जो था हमारा, इस पे आइए। तो इसको हमने माउस ओवर किया तो इसके अंदर एक लिस्ट ओपन हो रही है हमारी, और ये भी क्या है, हमारे इंटरेक्टिव है। और जैसे से माउस बाहर जाएगा बंद हो जाएगा, राइट में जाए लेफ्ट में जाए। तो इसको क्या करना है, तो कोड पर आप एक नज़र डालें। इस एग्जांपल में हमने ड्रॉप डाउन के नाम से क्लास बनाया, स्पैन की जगह पर हमने ड्रॉप बटन का इस्तेमाल किया, बाकी ड्रॉप डाउन कंटेंट और उसके अंदर ए एलिमेंट्स हमारे पास मल्टीपल अवेलेबल है। तो सबसे पहले ड्रॉप डाउन को देखिए क्या है। तो ड्रॉप डाउन को हमने पोजीशन रिलेटिव और क्या लिखा है, इनलाइन ब्लॉक। इसके बाद हमारे पास है ड्रॉप बटन। ड्रॉप बटन जो आपको इस तरह से ग्रीन कलर में डिस्प्ले हो रहा है, इसका लुक एंड फील यहाँ डिफाइन है इधर। इसके बाद जब इसको यूज़र माउस ओवर करेगा, ठीक है, तो इसमें क्या है कि ड्रॉप डाउन कंटेंट हमारा रिवील होगा। तो पहले आपको ड्रॉप डाउन कंटेंट को डिज़ाइन करके रखना है, डिस्प्ले नन, पोजीशन एब्सोल्यूट, विड्थ कितना रहेगा, वो सारी चीज़ें। इसके बाद इसके अंदर जो ए टैग है उसका भी आप लुक एंड फील यहाँ पर डिफाइन कर लेंगे। इसका जब आप
इसको माउस ओवर करेंगे ड्रॉप डाउन कंटेंट के ए टैग को, तो उसका कलर क्या रहेगा, यानी कि हम इसकी बात करें ये वाला कलर। नेक्स्ट, इसके बाद हमने लिखा है ड्रॉप डाउन को जब यूज़र माउस ओवर करेगा तो ड्रॉप डाउन कंटेंट क्या होगा, डिस्प्ले ब्लॉक, यानी कि जो ये हाइड हो रखा है ये माउस ओवर करने पर इसको एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद हमने लिखा ड्रॉप डाउन होवर जब होगा तो ड्रॉप बटन जो है अपना उसका बैकग्राउंड कलर कुछ डिफरेंट होना चाहिए। तो माउस ओवर देख रहे हो डार्क ग्रीन में वो जा रहा है, तो ये इसकी हेल्प से चेंज हो रहा है। तो इस तरह से बन रहा है। अब बात आती है राइट अलाइन ड्रॉप डाउन, तो आपने क्या लिखना है, राइट से 0। अब क्या डिफरेंस देखेंगे, ये राइट से आ रहा है और ये लेफ्ट से। तो वेबसाइट में रिक्वायरमेंट आती है कई बार कि आपका ड्रॉप डाउन बिल्कुल राइट साइड पर है, जैसे अमेजोन देखते हो। अब मान लो कि अमेजोन में कोई ड्रॉप डाउन है जो बिल्कुल राइट साइड पर रखा हुआ है, ठीक है। ये तो यहाँ जगह है, कुछ और देखना पड़ेगा। जैसे ये देखो फ्रेश वाला बिल्कुल लेफ्ट से निकल के आ रहा है इसके, तो ये क्या है, लेफ्ट 0 है, इस वजह से लेफ्ट से निकल के आ रहा है। और अगर राइट पर होगा तो राइट 0। ये इन्होंने आज चेंज कर दिया, तो आपको दिखा देता है। प्राइम में भी लेफ्ट से आ रहा है। चलिए, तो राइट के लिए राइट 0 रखेंगे, जिससे हमारा आउटपुट क्या होगा, इस तरह से आएगा। अब मान लो कि राइट पर आपका लेफ्ट से खुलेगा तो स्क्रीन से बाहर जाएगा ना, कट जाएगा कंटेंट। तो ये लेफ्ट पर लेफ्ट और ये राइट हैंड साइड पर राइट। इसी में अगर हो सकता है कि ड्रॉप डाउन में आपको कोई इमेज दिखानी हो, यहाँ पर इमेज डिस्प्ले हो रहा है। अमेजोन में भी जैसे आप यहाँ देखते हो कि जब फ्रेश पर आते हो तो यहाँ पर इमेज है इसके अंदर, ठीक है। या जैसे प्राइम पर आते हो तो इमेज है ना इसके अंदर। तो इमेज कैसा आया, जब हम यहाँ पर देखते हैं ये वाला पार्ट, तो मैंने इमेज के ऊपर इमेज को दिखाया। आप जरूरी नहीं इमेज के ऊपर इमेज दिखाएं, आप टेक्स्ट के ऊपर भी इमेज को डिस्प्ले करा सकते हो। वो टॉप फ्लोर पर होगी आई थिंक, तो फिर पीछे बैक साइड पे होगा। हाँ, यहाँ से जाइए। फिर क्या है, ड्रॉप डाउन नैप बार, ठीक है। जैसे मान लो आपकी वेबसाइट है कोई और उसके अंदर आपने ड्रॉप डाउन निकालना है, जैसे कि हम लोग अमेजोन में देख रहे हैं। कहाँ पर मिलना चाहिए, ये जैसे, ठीक है, या जैसे यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये वाला पार्ट इस तरह से अचीव करेंगे हम लोग, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, ओपन करिए अपना एग्जाम्पल। सो हमारे पास एक यूएल टैग अवेलेबल है। यूएल के अंदर कुछ एलआई आइटम्स है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर हमें डिस्प्ले होंगे इस तरह से। अब जो ड्रॉप डाउन है हमने क्या करा है, एक और एलआई बनाया, उसके अंदर क्या है, क्लास ड्रॉप डाउन। तो हमने पढ़ा था जब सीख रहे थे लिस्ट वगैरह, तो लिस्ट के अंदर नेस्टेड लिस्ट होते हैं, है ना। ये एग्जांपल किस चीज़ का है, नेस्टेड लिस्ट, यानी कि एलआई के अंदर हम लोगों ने ए एलिमेंट को डिफाइन किया है और उस पर हमने लिख दिया क्या, ड्रॉप डाउन। अब चाहो तो ये पार्ट आप यू एल एल आई से अगेन बना सकते हो, या फिर आप एक नया डिव लेके उसके अंदर भी आप ए टैग डाल के काम कर सकते हो, ठीक है। तो यू एल एल आई और एल आई के अंदर हमारा पूरा डिव वगैरह कॉल है, देन एल आई अपना क्लोज हो रखा है इसके अंदर। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले टॉप से लिस्ट स्टाइल टाइप नन, बुलेट्स आपके रिमूव हो गए, और फ्लॉट लेफ्ट करने से क्या होगा, आपके जितने भी लिस्ट आइटम होंगे वो लेफ्ट में साइड बाय साइड अलाइन हो जाएंगे। इसके बाद हमने क्या बोला, एल आई के अंदर जितने भी ए टैग हैं, ठीक है, कॉमा, उसमें जो ड्रॉप डाउन बटन है अपना, उसका डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक और उसका कलर वगैरह चेंज करूँ। फिर मैं लिखा है कि जब यूज़र एल आई के ए को होवर करेगा तब क्या होगा, ड्रॉप डाउन का होवर और जो ड्रॉप बटन है वो हमारा क्या हो जाएगा, रेड कलर, ठीक है। इसके बाद क्या डिफाइन है, यहाँ पर एल आई के अंदर जो ड्रॉप डाउन है वो क्या रहेंगे, डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक, ठीक है। यानी कि ये जो ड्रॉप डाउन है वो क्या रहेगा, इसी एल आई के साथ आएगा, यानी कि साइड बाय साइड, ये वाला, ये नहीं कि अलग चला जाएगा। यानी कि न्यूज़ के आगे ड्रॉप डाउन नेक्स्ट उसको आपको डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट ड्रॉप डाउन कंटेंट,
यानी कि हम इसकी बात कर रहे हैं जो डिव है जिसके अंदर हमारे आइटम कंटेन है, हमने लिखा है डिस्प्ले नन, ये दिखाई नहीं देगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये तभी दिखेगा जब ड्रॉप डाउन को कोई माउस ओवर करता है। पोजीशन एब्सोल्यूट। इसके बाद ड्रॉप डाउन कंटेंट के अंदर जो ए टैग है उसका स्टाइल यहाँ पर अवेलेबल है। अब जैसे कोई ड्रॉप डाउन कंटेंट को ए टैग को ओवर करेगा तो कलर डिफरेंट होगा। अब ड्रॉप डाउन को जब कोई माउस ओवर करता है तो ड्रॉप कंटेंट का डिस्प्ले क्या हो जाएगा, ब्लॉक। तो अगेन वही सेम प्रैक्टिस जो हम लोगों ने पहले यूज़ किया है, माउस ओवर करते ही आपका ये डिस्प्ले ब्लॉक हो जाता है, माउस हटाते ही ये क्या हो जाता है, डिस्प्ले नन। तो ऐसे आपका ड्रॉप डाउन क्रिएट होता है। अब पॉइंट ये आता है कि बहुत सारी साइट्स में आप देखते हैं ड्रॉप डाउन के अंदर भी ड्रॉप डाउन होता है, यानी कि आपका ये लिस्ट खुला, इसके आगे भी होगा, जैसे फ्लिपकार्ट या अमेज़न में भी हो सकता है ऐसा। तो फ्लिपकार्ट में हम लोग यहाँ पर आते हैं और आप यहाँ नोटिस करेंगे जैसे अवेलेबल है फैशन, ठीक है। तो यहाँ पर देख रहे हैं इसके अंदर भी हमें ऑप्शन मिलते हैं इस तरह से। तो एथिकली कितना ड्रॉप डाउन होना सही है, तो देखो जितना फ्लिपकार्ट के अंदर है ना, इतना अगर ड्रॉप डाउन है, माने कि ड्रॉप डाउन के अंदर भी और सब मेन्यू है, तो ये सही है। यहाँ तक गूगल का एल्गोरिदम कंटेंट को रीड करता है। अब मान लो कि इसके अंदर हैंडबैग, फिर हैंडबैग के अंदर भी अगर टाइप्स हैं तो वहाँ तक गूगल नहीं पहुँचेगा, तो उसको डिफाइन करने का फ़ायदा नहीं है, यानी कि आपको उसका बेनिफिट ही नहीं मिलने वाला है। और मोबाइल मोड में ये दिक्कत करेगा क्रिएट आपके लिए सबसे ज़्यादा, उतना माइक्रो लेवल पर जाने के लिए। सो सिर्फ इतना मेन, देन ड्रॉप डाउन, देन सब मेन्यू, इससे ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा माइक्रो लेवल का काम नहीं करना चाहिए। बात करते हैं इमेज गैलरी। सो CSS कैन बी यूज टू क्रिएट एन इमेज गैलरी। पहले आउटपुट पर नज़र डालते हैं, फिर इसका कोड समझेंगे। तो जैसे हमने यहाँ पर कुछ बना रखा है, 4 थंबनेल है हमारे पास, और माउस ओवर करने पर उसके ऊपर बॉर्डर एक्टिव हो रहा है, और नीचे हमारे पास कुछ कार्ड का टेक्स्ट भी अवेलेबल है। सो चलिए स्ट्रक्चर क्या है, तो आप यहाँ देखेंगे एक हमारे पास डिव है जिसकी क्लास है गैलरी, उसके अंदर एक 8 एलिमेंट अवेलेबल है, और उसके अंदर हमने इमेज को यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। अब क्या होगा कि जब भी कोई यूज़र इमेज को क्लिक करेगा तो वो इमेज आपको लार्ज होकर इस तरह से डिस्प्ले होगा। तो ये एक बेसिक गैलरी अपना रेडी है। तो इसके नीचे क्या है, एक डिस्क्रिप्शन के नाम से हमारे पास अवेलेबल है, जिसमें जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं वो लिख सकते हैं। तो यानी कि हम गैलरी क्लास को यहाँ पर देखेंगे, डिव के अंदर जो गैलरी हमारा बना हुआ है क्लास, उसका मार्जिन कितना होगा, बॉर्डर कितना होगा, विड्थ कितना होगा, और फ्लॉट। अब फ्लॉट लेफ्ट क्यों डाला है, ताकि जितने भी डिव एलिमेंट है वो सब साइड बाय साइड आए हमारे, ठीक है। इसके बाद गैलरी के ऊपर जब माउस ओवर होगा तो बॉर्डर आएगा 1 पिक्सल का इस तरह से। इसके बाद इमेज जो है उसकी विड्थ हमारी डिव के अंदर 100% होगी, यानी कि उससे बाहर ना निकले वो। और जो डिस्क्रिप्शन है उसका पैडिंग 15 होगा, टेक्स्ट लाइन सेंटर होगा। तो ये देखो चारों तरफ से पैडिंग 15 और टेक्स्ट लाइन में सेंटर। बस हमने क्या करा, इसी डिव को मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट और सिर्फ इमेज का पाथ चेंज किया है ना। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिव की, कि अगर हमें रिस्पॉन्सिव गैलरी बनाना हो कि जो डिवाइस के अकॉर्डिंग चेंज हो जाए, तो जैसे ये वाला पार्ट अगर आप देखोगे तो कुछ इस तरह से हमारा आ रहा है ना, और ये हमारा दोनों पे सेम ही लगा हुआ है। तो ज़रा एक रिस्पॉन्सिव का हमें देखना पड़ेगा। ठीक है। सो पहले वाले एग्जांपल में आपने नोटिस किया होगा कि हमारा जो इमेज है वो इस तरह से आ रहा है। हम क्या कहते हैं भाई, हमारी इमेज हाई क्वालिटी में, तो अगर डेस्कटॉप की बात हो रही तो फुल स्क्रीन को कवर करे, और इसी तरह से अगर मोबाइल मोड होगा तो मोबाइल पे इस तरह से हो जाएगा स्टैक, टैबलेट होगा तो इस तरह से हो जाएगा, ये मोबाइल, ये टैबलेट, और ये डेस्कटॉप। अगेन क्या होगा इसके अंदर, मीडिया क्वेरी। क्या लिखा हमने यहाँ पर, Ctrl+U प्रेस कीजिए। हमने यहाँ पर लिखा अगर डिस्प्ले की विड्थ मैक्सिमम 700 पिक्सल्स है, तो जो हमारा कंटेनर है उसकी विड्थ कितनी कर दो, ऑलमोस्ट 50%। और अगर मोबाइल मोड है तो उसकी विड्थ कितनी कर दो, 100%। और अगर डेस्कटॉप मोड है तो विड्थ कितनी कर दो, 25%। तो कहीं देखो मेंशन किया होगा हमने, ये देखो। तो यहाँ पर क्या करा है हमने, एक और क्लास में रैप किया है इसको पूरे गैलरी को, किसमें,
रेस्पॉन्सिव। तो ये रेस्पॉन्सिव की क्लास यहाँ पर हमारी अवेलेबल है, और यहाँ पर हमने रेस्पॉन्सिव की विड्थ देख सकते हैं कितना डिफाइन किया हुआ है, ऑलमोस्ट 25%। ठीक है, तो बस ये चेंज हो रहा है। तो डेस्कटॉप पे आपको 4 इमेज दिखाई देंगे, टैबलेट पे आपको 2 इमेज दिखाई देंगे 50-50% पे, और मोबाइल पर आपको सिंगल इमेज दिखाई देगा। तो इस तरह से आपका अलग अलग मोड में ये वर्क करने वाला है। तो 100% पर देखेंगे, देखिए अभी 100% है। इसके बाद यहाँ से सिमुलेटर पर आते हैं, मोबाइल मोड, कोई स्क्रॉलिंग नहीं। इसके बाद यहाँ से आपका टैबलेट मोड, टैबलेट के हिसाब से हमारी विड्थ थोड़ा डिफरेंट है, और ये आपका डेस्कटॉप मोड। तो अभी जो विड्थ यहाँ पर हमने डिफाइन किया उसको अगर हम लोग मॉडिफाई कर दें तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। ये कितना 700 है ना, इसको एटलीस्ट 768 होना चाहिए, तो ये सही हो जाएगा। चलो ट्राई करके देखते हैं सही होता है कि नहीं। कॉपी, नोटपैड, कंट्रोल ओ, पेस्ट एंड ओपन। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 768 पिक्सल्स। रिलोड कर लेंगे, अब टैबलेट को चूज़ करेंगे। तो मोबाइल परफेक्ट आ रहा है, डेस्कटॉप परफेक्ट ऑलरेडी। ट्राई करेंगे विद टैबलेट, अभी थोड़ा कम पड़ रहा है। तो यहाँ पर एक ना व्यू पोर्ट लगा लेना। तो क्या लिखते हैं, मेटा नेम व्यू पोर्ट, और क्या लिखते हैं, कंटेंट इक्वल टू डिवाइस विड्थ इनिशियल स्केल 1। अभी भी शायद हमारा इसमें कुछ छूट रहा है, पर मैच कर लें इसको आप। हमने विड्थ कितने से डिफाइन किया हुआ है, 768 px, और मार्जिन ठीक है। सही फाइल पे काम कर रहे हैं हम लोग। हेड, हेड के अंदर हमारा एक बार जरा डिवाइस की विड्थ चेक कर लो, हम गलत विड्थ तो नहीं डाल रहे हैं। इसकी विड्थ कितनी है टैबलेट की, सॉरी 800 है, तो 800 डालनी पड़ेगी आपको चेक करने के लिए। आगे इस तरह से। तो ये डेस्कटॉप हो गया, ये आपका मोबाइल मोड हो गया, और ये आपका टैबलेट मोड हो गया। अभी ठीक है। नेक्स्ट, इसका हमें लिंक भी सही करके लगाना पड़ेगा, लिंक में भी गड़बड़ है। कोड कॉपी, कंट्रोल ओ, पेस्ट, अब आपका रेस्पॉन्सिव गैलरी सही से ओपन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। गैलरी के बाद CSS इमेज स्प्राइट्स। अब इमेज स्प्राइट्स क्या होते हैं, देखिए पहले के टाइम में जब तक आइकन्स के लिए फॉन्ट नहीं थे, जैसे अब तो मैंने आपको बता दिया कि आपका मटेरियल का आइकन्स अवेलेबल है, बूटस्ट्रैप का आइकन्स अवेलेबल है, फॉन्ट ऑसम का आइकन्स अवेलेबल है। तो पहले क्या होता था, डिज़ाइनर्स पूरा का पूरा एक लाइब्रेरी जनरेट करते थे, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ। CSS, या इसको हम लोग सर्च कर लेते हैं इस तरह से, इमेज स्प्राइट्स।
तो यहाँ आप जाओगे जैसे, तो इसमें आप देखोगे पूरे आइकन्स की एक ही फाइल बना के रख ली जाती थी इस तरह से, ठीक है। तो जैसे सोशल मीडिया के आइकन्स हो गए आपके एग्जांपल के लिए, कि भाई अगर आपका ब्लैक कलर का है तो वो माउस ओवर पर इस तरह से कलरफुल हो जाएगा, या फिर अगर आपका स्क्वायरिश फॉर्म में तो आप माउस ओवर पर किस तरह से चाहते हो कि जब माउस ओवर हो तो ये ओरिजिनल कलर में अपना चेंज हो जाए। तो ये हमारे पास यहाँ से अगर हम लोग ओपन करते हैं इमेज को, तो हमारे पास एक ही इमेज है जिसके अंदर होम और अपना नेक्स्ट और प्रीवियस का अवेलेबल है। तो आपने क्या करना है यहाँ पर, तो पहले इसको ज़रा समझिए। एन इमेज स्प्राइट इज़ अ कलेक्शन ऑफ इमेजेस पुट इनटू अ सिंगल इमेज। A web page with many images can take a long time to load and generates multiple server requests. So using image sprite will reduce the number of server requests and save bandwidth. So instead of using 3 separate images, we use this single image, images underscore navsprites.gif. So with CSS, we can show just the part of the image we need. So in the following example, the CSS3 specifies which part of the image navsprites images to show. So हमारा आइकन का हमें डायमेंशन पता है कि कितना है, तो हमने यहाँ पर अब वो डायमेंशन मेंशन किया, विड्थ है 46 और हाइट है 44, एक आइकन की हम लोग बात कर रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इमेज बैकग्राउंड और 0 0, यानी कि आपकी जो इमेज है वो स्टार्टिंग से आएगी, यानी कि लेफ्ट और टॉप में 0 0, यानी कि ये होम का आना चाहिए, ठीक है। तो हमारा पूरा इमेज आ गया। अब हम चाहते हैं इसमें से लिमिटेड एरिया ही हमें डिस्प्ले हो, तो उसके लिए आप क्या करोगे, तो जैसे यहाँ पर आप समझें, इसका कोड ओपन कर लेते हैं एक बार। तो हमारे पास 3 अवेलेबल है इस तरह से, जैसे होम हमने कॉल किया तो 46 44 और 0 0, फिर में क्या लिखा है, प्रीवियस वाला इमेज उसका विड्थ है 43 44 और जो नेक्स्ट वाला बटन उसका कितना है 43 44। तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि भाई जैसे आपको मान लो प्रीवियस वाले एग्जाम्पल पे जाना है, जो हमारा प्रीवियस वाला आइकन है दिस वन प्रीवियस, तो आपने क्या करा, लेफ़्ट की जगह आपने उतनी माइनस कर दी उसमें से, यानी कि लेफ़्ट की कितनी थी 46 और 1 पिक्सल का बॉर्डर था उसके पास, तो टोटल कितना माइनस किया हमने 47, तो हमारा प्रीवियस वाला इमेज आ गया। इसी तरह से आपने यहाँ पर 91 पिक्सल्स को लेस किया, यानी कि इसका और इसका टोटल, ठीक है, इस तरह से और आपकी जो इमेज होगी वो यहाँ पर देखो तीनों अलग अलग इसमें कॉल हो रही है। तो चलिए ज़रा इसको और डिटेल में समझ लेते हैं। सो IMG ID home src images / image underscore transparent dot gif, ये क्या काम कर रहे हैं, यानी कि जब हमने ये एग्जांपल देखा तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ पर एक इमेज ट्रांसपेरेंट्स के नाम से हमने सभी में कॉल किया हुआ है, ठीक है, और आईडी सबका क्या है, होम प्रीवियस एंड नेक्स्ट, ये हमने यहाँ पर कॉल किया हुआ है। अब ज़रूरी नहीं कि आईडी से ही काम करेगा, ये आप क्लास से भी फंक्शन करा सकते हो, ठीक है, बट सोर्स में 1 पिक्सल की ट्रांसपेरेंट इमेज का होना ज़रूरी है। तो ये ट्रांसपेरेंट इमेज हमने यहाँ पर डिफाइन करके रखी हुई है। आप URL अगर ओपन करेंगे तो छोटा सा स्क्रीन के बीच में डॉट दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये डॉट दिखाई दे रहा है, यही है वो डॉट 1 पिक्सल का ट्रांसपेरेंट इमेज जो आपने बाय डिफ़ॉल्ट सोर्स में रखना है। इसी पर हम लोग क्या करते हैं, इस टैग में बैकग्राउंड के अंदर कॉल कर रहे हैं अपनी इमेज को, इमेज टैग में ही बैकग्राउंड में हम लोग इमेज को लेकर आ रहे हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे source images / image transparent only defines a small transparent image because the src attribute cannot be empty. The displayed image will be the background image we specify in CSS. Next है width and height defines the portion of the image we want to use. Next है background में URL में हमने image को कॉल किया 0 0. So define the background image and its position left से 0 and top से 0. ये orientation हो गया हमारा। So this is the easiest way to use image sprite. Now we want to expand it by using links and hover effect. So image sprites create a navigation list. So we want to use the sprite image. तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, पोजीशन रिलेटिव li के अंदर मार्जिन पैडिंग 0 जो कि हमें करना पड़ेगा, लिस्ट स्टाइल नन और पोजीशन एब्सोल्यूट और टॉप से 0। दूसरा, जब हम लोग इसको यहाँ पर माउस ओवर वगैरह करेंगे तो उसके लिए हम लोग नीचे डिफाइन करेंगे और यहाँ से लिस्ट और जो हमारा ए है हमारा उसका डिस्प्ले ब्लॉक और हाइट कितना होगा 44, क्योंकि ए टैग जो होता है इनलाइन एलिमेंट होता है, तो हमें इसको ब्लॉक बनाना पड़ेगा।
सो बाकी जो होम प्रीवियस नेक्स्ट है उसके अंदर आप अपना विड्थ और अपना पोजीशन लेफ्ट से कितना रखना है वो डिफाइन करते जाइए, जैसे लेफ्ट से 0, लेफ्ट से 63, लेफ्ट से 129, और बैकग्राउंड इमेज को चेंज कराने के लिए उसकी पोजीशन को माइनस करते जाइए। अब क्या होगा, ये देखिए तीनों में गैप वगैरह बन रहा है और हमारा ये पार्ट भी क्रिएट हो रहा है। तो कोड में ज़रा चेक करो, क्या लिखा, यूएल आईडी क्या है, नेव लिस्ट, ठीक है, जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया, उसकी पोजीशन क्या है, रिलेटिव। इसके बाद हमने एल आई के अंदर 3 आईडी डिफाइन की, होम प्रीवियस नेक्स्ट, जो कि आप यहाँ देख रहे हैं हमने इनको यूज़ किया हुआ है। और इसके अंदर हमारा है ए टैग। ए टैग बाय डिफ़ॉल्ट आपका विड्थ और हाइट को कंटेन नहीं करता है, तो हमने इसको क्या बोला, डिस्प्ले ब्लॉक, और उसकी हाइट कितनी रहेगी, फिक्स 44 ही क्यों रहेगा, क्योंकि जो आपका इमेज है अगर हम उसको ड्रैग करके यहाँ रख लेते हैं तो इसकी अपनी खुद की हाइट जो है वो 44 है। तो इसको हम यहाँ से नहीं देख पाएंगे, इसको देखने के लिए आपको यहाँ से देखना पड़ेगा। तो कितना हाइट है हमारा इमेज का, 44 दिखा रहा है। चलिए, तो नेव लिस्ट का पोजीशन रिलेटिव, एल आई का मार्जिन पैडिंग 0, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप यू एल एल आई का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें मार्जिन पैडिंग होता है। बुलेट को रिमूव करने के लिए लिस्ट स्टाइल नन, और पोजीशन को हमने एब्सोल्यूट किया, टॉप से उसकी वैल्यू 0। इसके बाद ए टैग की हमने हाइट को फिक्स किया 44, और डिस्प्ले उसका रखा हमने ब्लॉक। रेस्ट बाकी जो 3 चीज़ें वो हम लोग ऑलरेडी यूज़ कर चुके हैं, वही सेम हमने यहाँ पर भी फॉलो किया हुआ है। इन सब का एक्सप्लेनेशन यहाँ पर अवेलेबल है, जैसे कि पोजीशन रिलेटिव इज सेट टू रिलेटिव टू अलाउ एब्सोल्यूट पोजीशनिंग इनसाइड इट। एल आई के अंदर हमने डिफाइन किया मार्जिन 0, पैडिंग 0, लिस्ट स्टाइल टाइप 9। ये सब चीज़ें क्या करती हैं, मार्जिन एंड पैडिंग आर सेट टू 0, लिस्ट स्टाइल इज रिमूव्ड एंड ऑल लिस्ट आइटम आर एब्सोल्यूट पोजीशन। फिर हमने डिफाइन किया थर्ड ये वाला पार्ट, जिसमें हमने हाइट और डिस्प्ले ब्लॉक किया। द हाइट ऑफ ऑल इमेजेस इज 44 पिक्सल्स। नेक्स्ट, नाउ स्टार्ट टू पोजीशन एंड स्टाइल फॉर ईच स्पेसिफिक पार्ट। तो हमने होम को डिफाइन किया यहाँ पर कि भाई लेफ्ट से पोजीशन क्या रहेगा 0, और विड्थ कितना रहेगा उसका 46, और बैकग्राउंड कलर हमने यहाँ पर ये डिफाइन किया हुआ है। तो ये वाला पार्ट क्या काम करता है, पोजीशन ऑल द वे टू द लेफ्ट एंड द विड्थ ऑफ द इमेज इज 46। दूसरा, यहाँ पर हमने होम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट बैकग्राउंड यूआरएल में जो डाल के रखा है वो प्रॉपर्टी जो हमने यहाँ पर डिस्कस की है, तो वो क्या, डिफाइंस द बैकग्राउंड इमेज एंड इट्स पोजीशन लेफ्ट एंड टॉप से 0 0। बस अब लेफ्ट की विड्थ कितनी है 46, तो हमने क्या लिखा 46 + 1 लाइन जो डिवाइडर की है उसका हमने क्या करा, माइनस के यहाँ पर 47 इसके अंदर। इसी तरह से 46 + 1 पिक्सल, और जो हमारा पहले वाला इमेज है उसकी विड्थ कितनी है 43, तो 46 + 43 प्लस दोनों का 1 1 पिक्सल बॉर्डर, तो टोटल कितना बना 91 पिक्सल। अब बात करते हैं होवर की। तो होवर में क्या होता है, जब डिज़ाइन किया जाता है तो इसका थोड़ा सा ह्यू अलग कर दिया जाता है। तो हम चाहते हैं माउस ओवर पर कलर हमारा डार्कर दिखाई दे। सो नाउ वी वांट टू ऐड होवर इफेक्ट टू आवर नेविगेशन लिस्ट। तो टिप क्या है, होवर सेलेक्टर कैन बी यूज्ड ऑन ऑल एलिमेंट्स नॉट ओनली ऑन लिंक्स। सो अब हमारे पास इस तरह से कॉम्बिनेशन बना हुआ है, इसके अंदर नॉर्मल इमेज भी है और इसके अंदर होवर भी है। जैसे मैंने भी आपको सोशल मीडिया का एग्जांपल दिखाया था कि ब्लैक कलर का था, होवर करने पर ओरिजिनल कलर आ जाए उस तरह से। सो यहाँ पर हम लोग क्या लिख रहे हैं, ये देखिए माउस ओवर जब हम लोग करेंगे तो जो भी इसकी मेरी हाइट है और नीचे जो डिवाइडर है, तो हाइट कितनी थी 44, 1 पिक्सल का डिवाइडर, तो कितना हो गया, तो ये है x और ये क्या है y। तो यानी कि जब माउस होगा ओवर तो ये वाली इमेज इसकी जगह पर आ जाएगी। इसी तरह से यहाँ पर हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में -45 -45 और जो पहले की कैलकुलेशन चली थी -75 और -91 वो एज इट इज रहेगी। ठीक है, काम कर रहे हैं। तो इसका फ़ायदा क्या हो रहा है, ये काम हम लोग अलग अलग इमेज के साथ भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा इमेजेस आप यूज़ करोगे उतनी ज़्यादा आपकी रिक्वेस्ट जनरेट होती है सर्वर के ऊपर। इस तरह के आइकन्स के लिए, छोटी छोटी इमेजेस के लिए आपको मल्टीपल इमेज ना बना के एक कंबाइन इमेज बना लेना है, तो सर्वर पर एक ही इमेज की रिक्वेस्ट जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी वेबसाइट का लोडिंग टाइम फास्ट हो जाएगा। बट अगर आप 10 रिक्वेस्ट भेजोगे, यानी कि देखा जाए टोटल 6 इमेज होगी ना, तो यानी कि इस पेज इतने एरिया को डिज़ाइन करने के लिए 6 रिक्वेस्ट जाएंगी सर्वर के ऊपर, तो इससे आपका वेबसाइट स्लो डाउन हो जाता है। तो स्प्राइट क्या होता है, इस चीज़ का सोल्यूशन होता है कि आप इसको
6 रिक्वेस्ट में ना भेज के 1 रिक्वेस्ट में ही डिफाइन कर सकते हो। सो यहाँ पर आप देखो, बिकॉज दिस इज वन सिंगल इमेज एंड नॉट 6 सेपरेट फाइल्स, दिस विल बी नो लोडिंग डिले व्हेन अ यूजर होवर्स ओवर्स द इमेज। समझ गए? तो यानी कि आपका लोडिंग टाइम कुछ भी नहीं है इसके अंदर, यानी कि जब पेज लोड हो रहा था तो ये इमेज एक ही बार में आ गई। अब जैसे यहाँ पर 600 आइकन हो, यहाँ पर आपको सोचना नहीं है, ठीक है? आप बस पोजीशन के साथ प्ले करो, ठीक है, और अपना बनाते जाओ चीज़ों को। नेक्स्ट हमारे पास है एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो चलिए, एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स क्या होते हैं? तो जैसे हमने क्लास सेलेक्टर सीख लिया है, एलिमेंट सेलेक्टर हम लोगों ने सीखा है। अब मान लो कि आपका कोई एलिमेंट है और उसका कोई एट्रीब्यूट है और हम उसके बेसिस पर कुछ चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ देखेंगे, जैसे मैंने लैंग्वेज वाला एग्जांपल देखा था ना, लैंग्वेज की वैल्यू क्या थी? नो। तो वो था आपका एट्रीब्यूट सेलेक्टर। तो चलिए, CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर किस तरह से काम करता है? इट इज़ पॉसिबल टू स्टाइल HTML एलिमेंट दैट हैव स्पेसिफिक एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू। तो CSS एट्रीब्यूट सेलेक्टर के लिए आपको यहाँ लिखना होगा एलिमेंट का नेम, और एट्रीब्यूट को आप लिखेंगे मेन ब्रैकेट के अंदर। सो हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं किसको? कि भाई अगर कहीं पर ए टैग में टारगेट यूज़ हुआ है तो आपके मल्टीपल लिंक्स जितने भी हैं आपके पेज के अंदर, जहाँ पर टारगेट हो, सिर्फ उसका कलर जो है वो येलो में चेंज कर दो। तो क्या दिखाई देता है? मेरे पास होम, सर्विस, अबाउट, पोर्टफोलियो, कॉन्टैक्ट, मल्टीपल लिंक्स अवेलेबल हैं। हम कंट्रोल यू करके चेक करेंगे यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं हमारा सर्विस में टारगेट ब्लैंक है और पोर्टफोलियो में टारगेट सेल्फ है। बट हम लोग एट्रीब्यूट वैल्यू की बात नहीं करें, हम बात करें एट्रीब्यूट की। तो दो जगह एट्रीब्यूट की प्रेजेंस है, तो हमने लिखा ए टारगेट, बैकग्राउंड कलर येलो। तो क्या दिखाई देता है? सर्विस और पोर्टफोलियो का बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया आपका। इसी तरह से बात करेंगे वैल्यू। तो हम कहते हैं अगर टारगेट की वैल्यू कहीं पर ब्लैंक है तो सिर्फ उसका कलर चेंज करो। तो ब्लैंक किसका था? सिर्फ सर्विसेज का। दूसरे वाले का क्या था? सेल्फ। इसी तरह से एट्रीब्यूट वैल्यू सेलेक्टर, ठीक है। तो ये कैसे काम करेगा? इसमें आप यहाँ पर देखेंगे, दिस सेलेक्टर इज यूज टू सेलेक्ट एलिमेंट्स विद एन एट्रीब्यूट वैल्यू कंटेनिंग ए स्पेसिफाइड वर्ड। सो जैसे कि हम यहाँ पर टारगेट कर रहे हैं कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल के तौर पर 3 इमेज अवेलेबल हैं, तीनों इमेज में कॉमन क्या है, जरा उस पर बात करते हैं। तो हमने क्या लिखा? टाइटल है IMG 7 फ्लावर, IMG 8 फ्लावर। तो हम यहाँ पर क्या ढूंढ रहे हैं? टाइटल टिल्ट के साथ आपने लिखना है इक्वल टू फ्लावर। अगर कहीं पर फ्लावर मेंशन है तो उसका बॉर्डर 5 पिक्सल सॉलिड और रेड कर दो। तो इमेजेस 3 है हमारे पास, एक इमेज में टाइटल नहीं डाला हमने जानबूझ के, तो आप यहाँ देखेंगे आउटपुट में 2 इमेज के ऊपर बॉर्डर अप्लाई हो रहा है एट्रीब्यूट वैल्यू के बेसिस पर। इसी तरह से हम यहाँ लिख रहे हैं एट्रीब्यूट पाइप इक्वल टू, ये पाइप का सिंबल है। इसमें आपका क्या काम करेगा? ओपन करेंगे एग्जाम्पल और कंट्रोल यू प्रेस करते हैं। हमने यहाँ पर क्लास लिखी है टॉप हेडर टॉप टेक्स्ट, फिर क्या? टॉप कंटेंट। तो यहाँ पर टॉप जो है वो हाइफन के साथ लिखा हुआ है। तो आप यहाँ देखेंगे क्लास पाइप इक्वल टू टॉप, तो जहाँ भी उसको टॉप मिला इस तरह से सिर्फ उतने ही पार्ट का कलर चेंज होगा। नीचे वाले में टॉप की प्रेजेंस ज़रूर है, बट वो उस तरीके से लिखा नहीं जिस तरीके से हमें चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है? कैरेट, दिस इज कैरेट सिंबल। इसमें क्या होगा? अब ये टॉप को ढूंढ के तीनों को चेंज करेगा। अब इसको उससे मतलब नहीं है, ये बस ढूंढ रहा है टॉप, कितनी जगह पर टॉप लिखा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है डॉलर के साथ, हमने लिखा डॉलर टेस्ट यहाँ पर। तो कंट्रोल यू प्रेस करेंगे और आप यहाँ पर चेक करेंगे कहाँ कहाँ पर टेस्ट अवेलेबल है। तो आप देखिए टेस्ट डैश के साथ भी है ना, टेस्ट अंडरस्कोर के साथ भी है, और टेस्ट माई टेस्ट भी लिखा हुआ है। हम ढूंढ रहे हैं टेस्ट को, और जहाँ भी उसको एंड में टेस्ट मिलेगा क्लास के अंदर वो चेंज करेगा। तो एट्रीब्यूट का नेम क्या है? क्लास, है ना। नेक्स्ट क्या है? एस्ट्रिक्ट के साथ। तो यहाँ पर हम लोग ढूंढ रहे हैं इसके अंदर, कंट्रोल यू प्रेस करेंगे, हमने लिखा TE एस्ट्रिक्ट। तो जहाँ भी TE की प्रेजेंस हो उसका कलर चेंज कर दूँ, ठीक है। तीनों का कलर चेंज हुआ। नेक्स्ट बात करते हैं स्टाइलिंग फॉर्म्स।
तो कई बार क्या होता है कि जब आप कोई फॉर्म वगैरह डिज़ाइन कर रहे होते हो तो फॉर्म के अंदर इनपुट बहुत सारे होते हैं। इनपुट टाइप टेक्स्ट, इनपुट टाइप पासवर्ड, इनपुट टाइप डेट, इनपुट टाइप मंथ, इनपुट टाइप टाइम। अब अगर आपने लिखा सिर्फ इनपुट तो सारे इनपुट एक जैसे हो जाएंगे। मैं ये चाहता हूँ ईमेल का इनपुट डिफरेंट स्टाइल हो, टेक्स्ट का इनपुट अलग स्टाइल हो, नंबर का इनपुट अलग स्टाइल हो, कलर का इनपुट अलग स्टाइल हो। तो आप क्या लिखेंगे इस तरह से, इनपुट, यहाँ पर क्या लिखेंगे आप, टाइप इक्वल टू में टेक्स्ट, पासवर्ड, ईमेल, डेट, मंथ, टाइम, जो भी आपको लिखना है। तो आप एंटायर फॉर्म को हैंडल कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर इसको हैंडल कर रहे हैं, दी एट्रीब्यूट सेलेक्टर्स कैन बी यूजफुल फॉर स्टाइलिंग फॉर्म्स विदाउट क्लास और आईडी। तो जैसे आप यहाँ देखेंगे हमारे पास है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और सबमिट। फर्स्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट है, लास्ट नेम इनपुट टाइप टेक्स्ट है, सबमिट इनपुट टाइप सबमिट से बनता है। बट यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, हमने बोला इनपुट टाइप टेक्स्ट का विड्थ जो होगा वो डिफरेंट होगा, इनपुट टाइप बटन जो है उसका विड्थ डिफरेंट होगा। ठीक है, तो समझ में आया फॉर्म के एलिमेंट कैसे हैंडल करने, इस तरह से जाएंगे आपके। अगर हम लोग टाइप नहीं लिखेंगे तो क्या होगा, तीनों का कलर सेम हो जाएगा। तो आज के लिए हम लोग इतना रखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रॉपर फॉर्म का टॉपिक देखेंगे और समझेंगे डिटेल में चीज़ों को, CSS में किस तरह से हैंडल करना है।